हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 और 3 के और क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। हम सभी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारे कमेंट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम कमेंट का वीडियो बना के लाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल किए हैं जो नई गाइडलाइन के अनुसार है। तो चलिए देखते हैं कि आपके कमेंट का क्या जवाब है। तो चलिए देखते हैं कि पहला कमेंट क्या है। फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है और ऐसे माता पिता ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, या जो बाल वाटिका 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या जो बाल वाटिका 3 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो कक्षा 1 और बाल वाटिका 1 और 3 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं जमा नहीं करना है, जबकि कक्षा 2 और आगे की कक्षा तथा बाल वाटिका 2 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और उन्हें केवी में जमा करना होगा। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका प्रिंट रखना है, आपको कहीं जमा नहीं करना है। लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आ जाता है, तब उसी प्रिंट को ले जाके केवी स्कूल में सारे डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होगा। लेकिन अगर आगे आप क्लास 2 या आगे की कक्षा जैसे क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 का फॉर्म भर रहे हैं, या बाल वाटिका 2 के फॉर्म भर रहे हैं, तो ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और इनका फॉर्म आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाकर केंद्रीय विद्यालय में ले जाकर जमा करना होगा। कमेंट नंबर 2 है, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग है। तो ये भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड लगा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, या निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट और लगा रहे हैं और उन डॉक्यूमेंट में एड्रेस अलग अलग है। तो उनको ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जब फॉर्म चेक होगा तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या उनके बच्चे का नाम लॉटरी में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में आप केवी के सबसे नज़दीक वाला एड्रेस प्रूफ भरें, लेकिन उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग एड्रेस हो सकता है, लेकिन जो एड्रेस आप ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, पूरे भारत में आपका कहीं का एड्रेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसी जिले का हो, उसी स्टेट का हो। केवल नज़दीक का होने से एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप डिसएडवांटेज कैटेगरी या लो इनकम ग्रुप में भी आते हैं और नज़दीक भी रहते हैं, तो आपके बच्चे को आरटी कोटे का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप में नहीं आते हैं, लो इनकम ग्रुप में भी नहीं आते हैं, तो आपका एड्रेस कहीं का भी हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय से स्कूल की दूरी भी कुछ भी हो सकती है। आपको उससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। कमेंट नंबर 3 है, आधार कार्ड ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या करें? तो जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए देखा गया कि आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं था, लेकिन बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में ब्लड ग्रुप को मैंडेटरी किया गया था। तो इस तरीके से क्लास 1 के लिए अलग सिचुएशन बन जा रही है और बाल वाटिका के लिए अलग सिचुएशन बन जा रही है। आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के समय लगेगा। अगर आपके बच्चे का आधार और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और क्लास 1 में आप उसे छोड़ भी सकते हैं। कमेंट नंबर 4 है, SC ST OBC को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा क्या? अब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC NCL में हैं, या दिव्यांगता की श्रेणी में हैं, या किसी अन्य श्रेणी में हैं, तो क्या हमको लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। SC ST OBC NCL को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। उनको आरक्षण का लाभ भी मिल जाता है, और अगर स्कूल से उनके घर की दूरी कम है तो उन्हें आरटी कोटा का भी लाभ मिल जाता है। केवी में कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस और बीपीएल ही मान्य है। SC ST OBC NCL को इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। कमेंट नंबर 5 है, मेरी कैटेगरी SC है और मैं 1, 2, 3, 4, 5 में क्या चुनूं? यानी मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं, लेकिन मैं प्रायोरिटी कैटेगरी क्या चुनूं? और एक कमेंट इसके साथ साथ आ रहा है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो दूसरे जगह का है, मैं दूसरे जगह भर रहा हूँ। तो आपका सर्टिफिकेट दूसरे जगह का हो सकता है, लेकिन आपका एड्रेस प्रूफ जहाँ आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का रहेगा तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में हो तो अच्छा रहेगा।
इस कमेंट का जो जवाब है वो मैं बता देता हूँ। केवी में कास्ट कैटेगरी के साथ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू रहती है, इसलिए अपनी कास्ट भी चुनें और सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भी चुनें। ये और एक चीज़ हो सकता है इसमें, जैसे आपके ऊपर कास्ट कैटेगरी भी लगती है, आप बीपीएल में भी आते हैं और आप सरकारी नौकरी में भी हैं, तो आप तीनों चीज़ चुनेंगे। आप कैटेगरी भी चुनेंगे यानी कास्ट कैटेगरी भी चुनेंगे, फिर बीपीएल भी चुनेंगे और आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रायोरिटी कैटेगरी 1 चुनेंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो। इसलिए आपके ऊपर जितना भी कोटा कैटेगरी लागू होती है उसको सबको आपको चुनना है। कमेंट नंबर 6 है, एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है क्या? नहीं, एक बच्चे का एक स्कूल के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 3 से अधिक केवी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्म में आपको 3 केवी चुनने का ऑप्शन रहता है, इसलिए एक ही फॉर्म में आप 3 केवी चुन पाएंगे। 3 से अधिक केवी चुनना है तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट नंबर 7 है, फोटो अपलोड वाली सेम रहनी चाहिए। क्लास 1 और बालवाटिका का 1 और 3 का ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो फोटो आपने अपलोड किया है वही फोटो एडमिशन के समय भी होनी चाहिए। तो जिस फोटो को आप अपलोड कर रहे हैं वही फोटो को अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है तो एडमिशन के समय देना होगा। अगर आपके पास एक ही फोटो है तो फोटो से फोटो बन जाता है, उसे आप बनाकर रख सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके बच्चे का नाम लॉटरी में आता है, एडमिशन कन्फर्म होता है, उसके बाद भी आप फोटो बना सकते हैं। कमेंट नंबर 8, एडमिशन के समय क्या कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है? ये भी कमेंट बार बार किया जाता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय में कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है? नहीं, एडमिशन के समय कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है। प्रिंसिपल बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, मगर यह केवल औपचारिक होता है, यह जानने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो मैंने देखा है, तो प्रिंसिपल बच्चे से पोएम पूछ लेते हैं, एबीसीडी पूछ लेते हैं, जिस स्तर का है, जैसे मान लीजिए बालवाटिका 1 के लिए है तो छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, बालवाटिका 3 के लिए है थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, क्लास 1 के लिए है थोड़ा सा और पूछते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आपका बच्चा एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तब भी आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनको ये जानना रहता है कि आपका बच्चा कैसा है, इसलिए वो सवाल पूछते हैं। और सभी केवी में ऐसा हो सकता है ना होता हो, लेकिन जो केवी मैंने देखा है उसमें प्रिंसिपल कुछ न कुछ सवाल पूछते हैं। कमेंट्स नंबर 9, आम आदमी के बच्चों का एडमिशन होता है कि नहीं? यह भी बहुत प्रश्न आता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जब से आरटी कोटा लागू हुआ है तब से इसमें आम आदमी के बच्चों का एडमिशन का चांस बढ़ गया है और बहुत सारे आम आदमी के बच्चों का एडमिशन भी होता है। हाँ, बहुत से आम लोगों के बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसका डेटा भी शेयर किया था, तो इसका डेटा मैं अपने पुराने वीडियो में दिया हूँ कि पूरे भारत में किस कोटा, किस कैटेगरी के और किस प्रायोरिटी कैटेगरी के कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो अगर बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो इसका मतलब एडमिशन हुआ होगा तभी रजिस्टर्ड हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आम आदमी के बच्चों का एडमिशन भी होता है। कमेंट नंबर 10 है, डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए? तो ये कमेंट भी बहुत आता है। एड्रेस प्रूफ के अलावा बाकी सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट माता पिता के भी प्रारंभिक रूप से मान्य हो जाते हैं, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। तो 2 कंडीशन है, एक तो एड्रेस प्रूफ के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के होना चाहिए, ये केंद्रीय विद्यालय कहता है। लेकिन एक छूट भी देता है कि अगर डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम से हैं तो उसे ही लगा दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, एडमिशन भी हो जाएगा, बाद में बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। तो ये दोनों चीजें हैं। कमेंट नंबर 11, एक साथ कितने कैटेगरी को चुना जा सकता है? तो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। आप जिन जिन कैटेगरी में आते हैं उनको एक ही फॉर्म में चुन सकते हैं, जैसे सर्विस कैटेगरी के साथ साथ SC ST OBC NCL और RT कोटा। SGC गलती से आ गया है, अभी SGC कोटा खत्म है। कमेंट नंबर 12, एक एप्लीकेशन फॉर्म में कितने विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं? एक फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। तो एक ही फॉर्म में आपको 3 केंद्रीय विद्यालय चुनना है। ये तीनों केंद्रीय विद्यालय अलग अलग माने जाएंगे, यानी आप जैसे 3 केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग फॉर्म भरते हैं, सेम वही प्रक्रिया इसके लिए रहेगी। ये ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा फॉर्म ना भरना पड़े। जैसे ही आप स्कूल सिलेक्ट करते हैं सारी जानकारी उस केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाती है, पूरा फॉर्म उस केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय चुनना है तो आप अलग फॉर्म ना भर के एक ही फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में ये 12 कमेंट मैं लेकर आया था। कमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन
सभी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हम कमेंट का और वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे कमेंट करते रहें ताकि लोगों को फायदा हो सके और मैं उसका जवाब बनाता रहूं। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।